नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो है हमारे एक आई का एक डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हमारा आई के अंदर की जो आई प्रोटीन्स होती है वो लेंस के ऊपर आकर के एक थिक लेयर बनाने लगती है। यानी कि लेंस के ऊपर एक लेयर आकर के जमने लगती है, जिससे कि जो विजन होता है वो लॉस होती है या फिर ब्लरी विजन होने लगती है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है कैटरेक्ट। चलिए हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। So cataract is a condition in which a cloudy region develop in the eye lens due to the clumping eye proteins that enable the lens to convey प्लीज ये प्लीज नहीं है, यहाँ पे रहेगा क्लियर द इमेज टू द रेटिना। मतलब कह रहा है, यही कह रहा है कि जो कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट वह कंडीशन होती है जो हमारे आँख के अंदर की जो प्रोटीन्स पाई जाती है वो हमारे लेंस के ऊपर आकर के एक थिक लेयर बनाने लगती है, जिससे कि हमारा जो विजन होता है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, रेटिना पे एक अच्छी इमेज नहीं बन पाती है। फिर इसके बाद रेटिना कन्वर्ट द लाइट इंटर इन द आइज थ्रू द लेंस इनटू द सिग्नल विच आर ट्रांसमिटेड टू ऑप्टिक्स नर्व्स एज वेल एज वी कैरी टू द ब्रेन। मतलब कह रहा है कि रेटिना जो होती है, जो हमारा आँख होता है, आँख के अंदर जो लाइट होती है वो क्या किसके थ्रू आता है, लेंस के थ्रू अंदर आता है। उसको उस लाइट को रेटिना जो होती है वो कन्वर्ट कर देता है सिग्नल में, और सिग्नल जो होती है वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जा करके ब्रेन में जाता है, जहाँ पर एक इमेज का फॉर्म्स होता है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अब हम इसके बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स जो है इसका है, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड कॉजेस कैटरेक्ट आर क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब कह रहा है कि जो कैटरेक्ट होती है उसके लोकेशन या फिर उसके कॉजेस के आधार पे कैटरेक्ट को अनेक भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए हम बात करते हैं इसके एक एक टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टाइप्स है वो हमारा है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। न्यूक्लियर कैटरेक्ट क्या होता है, इट डेवलप्स इन द मिडल ऑफ द लेंस एंड टर्न द न्यूक्लियर सेंटर येलो और ब्रेन। मतलब कह रहा है कि सॉरी यह ब्रेन ब्राउन रहेगा। मतलब कह रहा है कि यह जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट होती है वो हमारे जो लेंस होता है उसके बीचों बीच में डेवलप होती है, और ये जो होता है वो डेवलप होने के बाद इसकी जो कलर होती है वो चेंज हो जाती है, येलो कलर का हो सकता है या फिर ब्राउन कलर की हो सकती है। इस कंडीशन को कहा जाता है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। न्यूक्लियर का मतलब ये होता है बीच में सेंटर वाले एरिया में कैटरेक्ट आकर के स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर अगला है हमारा कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कंजेनाइटल का मतलब ये होता है बर्थ, यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम इट इज़ इधर प्रेजेंट एट बर्थ आर मे डेवलप इन द ईयर ओल्ड बेबी। मतलब कह रहा है कि इस जो कंजेनाइटल कैटरेक्ट होती है या तो ये जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम हो सकता है, या फिर जब बेबी डेवलप करने लगता है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, तो उसके आधार पे उस टाइम हो सकती है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। फिर अगला है हमारा ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। ट्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, ट्रोमा का मतलब चोट लगना, तो उस तरीके का कैटरेक्ट हो सकता है। इट डेवलप्स आफ्टर एंड आई इंजरी एंड टेक सेवरल ईयर ऑफ प्रोग्रेस। मतलब कह रहा है यह तब डेवलप होती है जब हमारे आँख के अंदर इंजरी हो जाती है, फिर उसके बाद वो इंजरी जो चोट लगी रहती है वो लंबे समय तक क्या कहते हैं बढ़ती रहती है, जिससे कि आगे चल कर वो क्या कर सकता है, हमारे कैटरेक्ट का कॉज कर सकता है। फिर अगला है हमारा रेडिएशन कैटरेक्ट। इट डेवलप्स आफ्टर रेडिएशन थेरेपी ऑफ द कैंसर पेशेंट। यहाँ पेशेंट है पहले, प्रेजेंट नहीं पेशेंट। इट डेवलप्स आफ्टर रेडिएशन थेरेपी। यह जो होती है वो तब डेवलप होता है जब हम पेशेंट को कोई रेडिएशन थेरेपी जब प्रोवाइड की जाती है उस टाइम यह कंडीशन डेवलप होती है पेशेंट। फिर उसके बाद अगला हम बात करते हैं, अगला हो गया हमारा कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कॉर्टिकल कैटरेक्ट क्या होता है, इट डेवलप्स अलोंग द
एड्स ऑफ लेंस, मतलब कह रहा है कि यह जो कैटरेक्ट होती है वह तब डेवलप होती है जो हमारा एड्स होता है, जो किनारा होता है, आँख के किनारा है, जो किनारा होता है इट डेवलप्स अलोंग द एड्स ऑफ लेंस, लेंस के किनारे से पे डेवलप होती है, जो आई प्रोटीन होती है वहाँ पे आकर के स्टोर हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। अब अगला है हमारा सेकेंडरी कैटरेक्ट। क्या होता है? इट इज़ कॉज बाई डिजीज सच एज द ग्लूकोमा डायबिटीज़ आर डू टू सम मेडिकेशंस। जो सेकेंडरी कैटरेक्ट होती है वह कॉज होता है या तो किसी पेशेंट को ग्लूकोमा हुआ हो या फिर डायबिटीज़ हुआ होता है, ठीक है, ड्यू टू सम मेडिकेशन, या फिर जो कुछ मेडिकेशन का यूज़ कर रहा है तो उसके कारण ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, सेकेंडरी कैटरेक्ट। फिर अगला हम बात करते हैं पोस्टीरियर कैटरेक्ट। पोस्टीरियर कैटरेक्ट क्या होता है? इट अफेक्ट द बैक साइड ऑफ द लेंस एंड डेवलप फास्टर देन न्यूक्लियर एंड कॉर्टिकल कैटरेक्ट। मतलब कह रहा है इट अफेक्ट द बैक साइड ऑफ द लेंस, यह जो होता है लेंस के पीछे साइड को अफेक्ट करता है एंड डेवलप फास्टर, और जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है या फिर कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है उससे तेज़ी से ये डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में, मतलब जो ये कैटरेक्ट हो रही है वो किस कारण हो रही है, ठीक है। तो पहला कॉजेस हमारा वाटर एंड प्रोटीन मेक अप द लार्ज पोर्शन ऑफ आई लेंसेज, मतलब कह रहा है हमारे आँख के लेंस के अंदर जो वाटर होते हैं और प्रोटीन होती है वो क्या कहता है, लार्ज पोर्शन बनाता है, मतलब अधिक एरिया को कवर किया रहता है वाटर और प्रोटीन्स। फिर उसके बाद वेन दीज प्रोटीन्स ब्रेक डाउन द लाइनर इन द आई एंड क्लस्टर अराउंड द लेंसेस मेकिंग इट्स क्लाउडी एंड मेक इट इन द विजन इम्पेयरमेंट, मतलब कह रहा है जब ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो ये प्रोटीन जा कर के आई लेंसेज जो होती है उसके ऊपर जा कर के वो चिपक जाती हैं, जिससे कि वहाँ में विजन जो होती है वो क्लाउडी विजन होती है या फिर ब्लरी विजन होती है। अगला कॉज हो सकता है डायबिटीज़ के कारण हो सकती है, फिर हमने अभी पढ़ा था फिर ग्लूकोमा के कारण भी हो सकती है। फिर अगला है हमारा सन एक्सपोजर विदाउट आई ग्लासेस, अगर पेशेंट कोई प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस, अगर कोई पेशेंट जो है अगर सन के कांटेक्ट में आता है बिना ग्लास का यूज़ किए हुए तो उस कंडीशन में भी उसको कैटरेक्ट देखने को मिल सकती है। सम मेडिकेशन सच एज क्लोरप्रोमाजिन इन साइकेट्रिक पेशेंट, मतलब कह रहा है कि कुछ मेडिकेशन भी होती हैं जो कि कैटरेक्ट को कॉज कर सकती है, जैसे कि क्लोरप्रोमाजिन, यह एक मेडिसिन होती है जो कि साइकेट्रिक पेशेंट को दिया जाता है, उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण भी यह देखने को मिल सकती है। फिर अगला है रेडिएशन थेरेपी ऑफ द अपर पार्ट आई सर्जरी और आई इंजरी, मतलब कह रहा है कि अगर पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी की जाती है उसके आई पार्ट ऊपर वाले पार्ट पे तो उसके कारण भी देखने को मिल सकती है, आई सर्जरी हुआ हो या इंजरी हुई हो उसके कारण भी हमें देखने को मिल सकती है। फिर अगला है स्टेरॉइड कॉमनली यूज टू ट्रीट अर्थराइटिस, अगर हम अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तो इसके कारण भी हमें ये देखने को मिल सकती है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, मतलब ये कैसे कैसे डेवलप होता है, तो सबसे पहले क्या है मेटाबॉलिक चेंजेस, मतलब हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होगा। फिर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, जो आई की प्रोटीन होती है वो ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा। फिर क्लम्पिंग क्लस्टर ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है वो क्लस्टर का फॉर्म करेगा, क्लस्टर मतलब अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं उस रूप में ये फॉर्म करेगा, वो बनाएगा। फिर उसके बाद कैटरेक्ट अराउंड लेंसेज, फिर लेंस के चारों तरफ क्या होगा कैटरेक्ट डेवलप होगा, मतलब जो प्रोटीन होती है वो चारों तरफ क्या होता है एक लेयर बनाने लगता है। फिर कैटरेक्ट लुक्स लाइक फॉग क्लाउडीनेस, जब कैटरेक्ट यानी कि जब उसके चारों तरफ थिक लेयर बनाने लगती है तो हमें क्लाउडी विजन देखने को मिलेगी, या फिर जैसे फॉग धुएं की जैसे दिखाई देगा कि धुंधुला हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकती है अगर पेशेंट को कैटरेक्ट हुआ है तो सबसे पहले हमारा क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है वो है क्लाउडी और फॉगी फिल्मी विजन, मतलब कि जब जो पेशेंट को कैटरेक्ट हुआ है उसको जो कोई चीज़ें होती है वो क्या था क्लाउडी देखने को मिलेगा, मतलब कि धुंधला बादल के जैसे धुंधला से दिखाई देने लगेगी या फिर धुआं की जैसे संरचना दिखाई देगी। फिर इंटॉलरेंस टू ब्राइट सनलाइट लैम्प और हेडलाइट,
मतलब जब पेशेंट कोई हुआ जब उसको कैटरेक्ट हुआ है, तो जब वो किसी ब्राइट लाइट में जाता है तो वो उसको इंटॉलरेंस करना है, मतलब उसको उसके सहने की क्षमता नहीं होती, मतलब उस लाइट को फोकस नहीं कर पाता अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद नीड फॉर ब्राइटर लाइट टू रीड, अगर उसको को पढ़नी होती है तो डिम लाइट में नहीं पढ़ सकता, उसको पढ़ने के लिए ब्राइट लाइट की आवश्यकता पड़ती है, तेज वाली रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि जो चीज़ लेटर है जिसको पढ़ना चाहता है वो क्या होता है अच्छे तरीके से क्लियरली देख सके। फिर पुअर नाइट विजन, रात में उसको अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देगा। चेंजेस इन कलर परसेप्शंस, जो कलर का जो परसेप्शन होते हैं, जो अलग अलग टाइप्स के कलर्स होते हैं, उसको भी वो अच्छे तरीके से परसीव नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। अगर पेशेंट को कैटरेक्ट हुआ है तो हम कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे। पहला जो डायग्नोसिस है वो हमारा है डायलेटेशन मतलब क्या होता है, जो हमारा आई होता है उसको डायलेट किया जाता है। मतलब if a person is experiencing cataract symptoms, the healthcare provider may examine the eye by dilating the pupils, the using a special eye drop। मतलब कह रहा है कि अगर जिस पेशेंट को कैटरेक्ट की कंडीशन देखने को मिली है, अगर उसको कैटरेक्ट हुआ है तो उस पेशेंट को जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है एक आई ड्रॉप डालता है, जिससे कि उसकी जो आई की जो प्यूपिल होती है वो क्या होता है डायलेट हो सके। फिर उसके बाद बाई डायलेटिंग द प्यूपिल्स द प्रोवाइडर इंस्पेक्ट फॉर कैटरेक्ट आर अदर आई प्रॉब्लम। जब उसका प्यूपिल जब डायलेट हो जाएगा तो उसका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसकी उसकी जो आई के कंडीशन है, उसके जो कैटरेक्ट है उसको देखेगा, फिर उसकी और कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको एग्जामिन करेगा। फिर अगला है स्लाइट लैम्प एग्जामिनेशन। ये क्या होता है, चलिए बात करते हैं। दिस प्रोसीजर इज यूज टू एग्जामिन अ सेंस ओबेसिटी। मतलब यह जो प्रोसीजर होती है जो कैटरेक्ट हुआ है वो कितने उसकी जो लेयर हुई है, जो प्रोटीन का लेयर हुआ वो कितनी मोटी लेयर बनी हुई, उसके बारे में इसको एग्जामिन किया जाता है। इसको एग्जामिन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला है हमारा विजुअल इक्विटी टेस्ट। विजुअल इक्विटी टेस्ट का मतलब ये होता है जब हम जैसे कि आई चेक कराने जाते हैं तो सबसे पहले जो डॉक्टर होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, वो सबसे पहले एक चार्ट दिखाते हैं जिससे कि उसको हमको रीड करना पड़ता है, तो वही चीज़ यहाँ पे इसको किया जाता है। तो दिस प्रोसीजर इज़ यूज टू डायग्नोसिस द एक्सटेंट ऑफ विजुअल लॉस। मतलब कि इस कंडीशन में, इस प्रोसीजर में जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं कि जो विजन लॉस हुआ है वो कितना लॉस हुआ है। तो उसके लिए उसको एग्जामिन करने के लिए एक चार्ट होता है, उस चार्ट पे वर्ड्स लिखे होते हैं, लेटर्स लिखे होते हैं या फिर कोई सिम्बल्स लिखा होता है, उसको क्या करता है रीड करने के लिए पेशेंट को बोलता है। फिर अगला है हमारा रेटिनल एग्जामिनेशन। दिस प्रोसीजर इज यूज टू एग्जामिन द रेटिना आफ्टर डायलेटिंग द पीपिल, सॉरी ये गलती पीपिल है यहाँ पे, द अमाउंट रेटिनल एग्जामिनेशन में यह वह कंडीशन होती है जिसमें कि जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आई के अंदर जो प्यूपिल्स होती हैं, ये प्यूपिल्स होती है उसको डायलेट करने के बाद लेंस के ऊपर किस तरीके का जो क्लाउडीनेस हुआ है उसको एग्जामिन करता है। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से जो हमारा प्यूपिल्स जब डायलेट हो जाती है तो उसके अंदर जो लेंस होता है, लेंस के ऊपर कितनी अमाउंट में क्लाउडीनेस हुआ है उसको एग्जामिन किया जाता है। फिर अगला बात करते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में। अगर कैटरेक्ट है तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो लेंस इन केस माइल्ड कैटरेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर में प्रिस्क्राइब आई ग्लासेस आर कॉन्टैक्ट लेंस। मतलब अगर पेशेंट को माइल्ड कैटरेक्ट मतलब बहुत कम कैटरेक्ट हुआ है तो उस कंडीशन में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है पेशेंट को आई ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे कि कैटरेक्ट
की जो प्रॉब्लम होती है वो जल्दी से ठीक हो सके। फिर अगला है इफ़ सिम्टम्स आर सीवियर, अगर सिम्टम्स अधिक सीवियर हो चुका है एज वर्स पर डे, मतलब कि हर पर डे क्या होता है गंभीर होते जा रहा है, तो द डॉक्टर में रिकमेंडेड मेडिसिन एंड सर्जरी, तो जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को रिकमेंडेड करेगा या तो सर्जरी कराए या फिर मेडिसिन का यूज़ करें। फिर अगला है हम मेडिकल मैनेजमेंट, हम कौन कौन से मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं अगर कैटरेक्ट कंडीशन हुई है तो पहला है एसिटाजोलामाइड। इट यह एक मेडिसिन होती है। इट इज़ अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट दैट लोअर द इंट्राओकुलर प्रेशर, यह एक मेडिसिन होती है जो कि हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर होती है, जो आईयूपी इंट्राओकुलर प्रेशर होती है उसको इनहिबिट कर देता है, उसको कम कर देता है, तो मतलब कि जो उसकी प्रेशर होती है उसको कम करने का काम करता है। फिर इसके बाद अगला है एसिटामाइनोफेन। It is used to treat mild pain, while tropicamides is used to prevent कोलेरी पैरालिसिस, मतलब कह रहा है कि अगर पेशेंट को कोलेरी पैरालिसिस हुआ है तो उस टाइम क्या करते हैं हम ट्रॉपिकल कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो उस ड्रग्स से जो पेन होती है उस पेन को रिलीव करने के लिए हम एसिटामाइनोफेन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। फिर अगला है एंटीबायोटिक सच एज द जेंटामाइसिन एंड नियोमाइसिन इज यूज टू बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन विथ दिस medicines. Anti-inflammatory eye drops such as the dexamethasone is used to prevent the inflammation. सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे, उस एंटीबायोटिक में हम जेंटामाइसिन एंड नियोमाइसिन प्रोवाइड करेंगे जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करे, जिससे वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचा सके। फिर अगला है एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप्स सच एज द डेक्सामेथासोन्स इज़ यूज टू प्रिवेंट इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को डेक्सामेथासोन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि जो इन्फ्लामेशन उसकी हुई है उसको उसमें रिलीफ मिल सके। फिर अगला है सर्जिकल मैनेजमेंट, अब हम क्या क्या सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो लेंस रिप्लेसमेंट इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट टू ट्रीट कैटरेक्ट दैट कैन बी परफॉर्म्स बाय फॉलोइंग 3 वेज, मतलब कह रहा है कि लेंस रिप्लेसमेंट, पेशेंट को अगर कैटरेक्ट हो गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट का जो लेंस होता है उसको ही रिप्लेस कर देंगे, उसके जगह दूसरा लगा देंगे, तो इसको हम परफॉर्म्स बाय द फॉलोइंग 3 वे, इसको हम 3 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला जो है हमारा है एफाकिन ग्लासेस। एफाकिन ग्लासेस क्या बोला रहे चलिए हम बात करते हैं एफाकिन ग्लासेस के बारे में। दिस ग्लासेस इज लार्ज द ऑब्जेक्ट साइज बाय 20% मेकिंग द ऑब्जेक्ट सीनिंग क्लोजर देन देयर एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब जो एफाकिन ग्लासेस होती है वह जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो उसकी एक्चुअल लेंस होती है उस लेंस के अपेक्षा 25% उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, लार्ज करके दिखाती है, जिससे कि पेशेंट को अच्छे तरीके से वो चीज़ें विजुअल हो सके, दिखाई दे सके। फिर अगला है हमारा कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस का मतलब क्या है, इसके बारे में कहते हैं इस लेंस गिव नॉर्मल विजन टू द पेशेंट एंड शुड बी पेरियोडिकली रिमूव। यह जो होता है कॉन्टैक्ट लेंसेस, मतलब कि जब हम पेशेंट को जब ये कंडीशन देखने को मिली है तो हम कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करेंगे जिससे कि वो उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो उसी पर रुक सके, वो आगे ना बढ़ सके, ज़्यादा और क्रिटिकल ना हो सके, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे कि वो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करे एंड शुड बी पेरियोडिकली रिमूव। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद अगर जैसे उसकी कैटरेक्ट कंडीशन सही होती है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर अगला है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शंस, मतलब इन दिस प्रोसीजर द इंटायर लेंस इज रिमूव फ्रॉम द इंटैक्ट कैप्सुलर, मतलब कि इस प्रोसीजर में जो हमारा इंटायर लेंस होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। अब हम क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, मतलब ऑपरेशन से पहले हम कौन कौन से मैनेजमेंट कर सकते हैं पेशेंट को। तो पहला जो है हमारा है द नर्स शुड गिव डिटेल्स ओरिएंटेशन
to the patient about hospital environment to help his her in the post operating period during which the patients may be temporarily blind due to surgery। मतलब कह रहा है कि जब हम पेशेंट को सर्जरी करने से पहले हम पेशेंट को हॉस्पिटल के सारे इन्वायरमेंट के बारे में उसको बता देंगे, जिससे कि उसको कहीं आने और जाना हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। वो कुछ समय के लिए वो क्या हो सकता है, वो परमानेंट क्या होता है, टेम्पररी ब्लाइंड हो सकता है सर्जरी से पहले, जैसे कि उसको दिखाई नहीं दे। मतलब जब उसकी आँख की सर्जरी होती है तो उसमें पट्टी लगी रहेगी, जिससे वो क्या होता है, कुछ देख नहीं सकता। तो अगर हम उसको हॉस्पिटल के सारे इन्वायरमेंट के बारे में बता देते हैं तो पेशेंट को कुछ आइडिया हो जाता है, जैसे क्या चीज़ें कहाँ पे, बाथरूम कहाँ है, पानी की व्यवस्था कहाँ है, ये सारी चीज़ें को वो अच्छे तरीके से जान जाता है। फिर अगला है, she should make familiar the patient with the voice of those who will be caring of them after surgery and with their voices। मतलब कह रहा है कि पेशेंट को और भी जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनसे उनको मिलाएंगे, जिससे कि उनकी आवाज़ वो सुन सके और उसको पहचान सके। जब उसको ऑपरेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको आसानी से उसकी आवाज़ से पहचान सके कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। जब उसको मेडिसिन देना हो या फिर किसी तरीके का उसको प्रॉब्लम है तो उससे वो बात बता सके। फिर अगला है, इफ़ द नर्स शुड मॉनिटर कफिंग और स्नीजिंग बिफोर द सर्जरी इट मे बी हेल्पफुल टू प्रिवेंट अननेसेसरी पेन। अगर पेशेंट को कफिंग है या स्नीजिंग है तो उसको सर्जरी से पहले पेशेंट के इस कंडीशन के बारे में जान लेना ज़रूरी होता है, जिससे कि उसको पेशेंट को रिलीव कराने में, अगर उसकी प्रॉब्लम से बचाने में उसको हेल्प कर सके। जब अगर मान पेशेंट को जब कफिंग हो या स्नीजिंग होती है तो क्या होता है, वो ज़ोर से प्रेशर डालता है तो उसकी आँख के ऊपर प्रेशर पड़ती है। तो जब अगर सर्जरी हुई है आँख की तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर कुछ इफेक्ट भी आ सकता है उसके अंदर। फिर अगला है, द नर्स शुड एडवाइस टेल टू द पेशेंट टू ले स्टिल ऑपरेशन completed and also to not more his her eyes move, सॉरी यहाँ पे मूव रहेगा। मतलब कह रहा है कि जब तक पेशेंट की सर्जरी होती है या पेशेंट की सर्जरी होने से पहले, पेशेंट की सर्जरी के बाद, द नर्स शुड एडवाइस, पेशेंट को एडवाइस करेगा टू पेशेंट टू ले स्टिल ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन थिएटर में आराम से वो लेटा रहे और ना अपने आँख को इधर उधर मूव ना कराए। फिर अगला है, द नर्स शुड रिकरेंट द पेशेंट टू अवॉइड रीडिंग, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, स्लीपिंग ऑन ऑपरेटिंग साइड, शॉवर, शैम्पू एक्सेट्रा। फिर हम पेशेंट को यह भी एडवाइस करेंगे कि वो क्या करे, अवॉइड रीडिंग, कुछ समय तक वो क्या करें, अपनी पढ़ाई को अवॉइड करें, किसी चीज़ को भी ना पढ़े। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाए ना। स्लीपिंग ऑन ऑपरेटिंग साइट, और पेशेंट को हम ये भी एडवाइस करेंगे जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उस साइड वो ना सोए। शॉवर ना, उसको नहाने से भी कुछ दिनों के लिए हम रोकेंगे, या फिर नहाए तो वो अपने आँख को प्रोटेक्ट करके नहाए। नीचे सर के नीचे, हेड के जो हमारा स्कल होता है उसके नीचे वाले एरिया को क्लीन कर सकता है, नहा सकता है। फिर शैम्पू, और उसको शैम्पू करने से भी उसको रोकेंगे। फिर अगला है हमारा, द नर्स शुड प्लान फॉर द बॉवेल इन द इवनिंग बिफोर सर्जरी टू प्रिवेंट द पेशेंट टू ईट स्टूल डूरिंग सर्जरी आर इमीडिएट आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिंग पीरियड। को ये भी एडवाइस करेंगे कि अगर उसको वॉवेल हो रही है, वॉवेल आ रहा है, तो वो क्या है, इवनिंग में ही वो फ्रेश हो जाए, जिससे कि जब उसकी सर्जरी होती है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। फिर अगला है, द नर्स शुड प्रिपेयर अ पोस्ट ऑपरेटिव बेड हैविंग साइड रेल्स वंस द पेशेंट्स हैव बीन टेकन फॉर सर्जरी। मतलब पेशेंट जो नर्स जो होता है, हम वो क्या करेगा, जब प्रिपेयर द पोस्ट ऑपरेटिंग बेड, जो पोस्ट ऑपरेटिंग बेड होता है, पोस्ट ऑपरेटिंग मतलब कि सर्जरी के बाद वाली जो बेड होती है जहाँ पे पेशेंट आकर के लेटेगा, उस बेड की जो साइड रेल्स होती है उसको क्या करे, उठा दे, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, जब वो मूव करे तो वो उस पे से गिर ना सके। फिर अगला है, पोस्ट ऑपरेटिंग केयर। अब हम क्या है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिंग केयर क्या प्रोवाइड करेंगे। जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो उस टाइम हम कौन कौन से केयर प्रोवाइड करेंगे।
उसके बारे में देखते हैं। तो द नर्स वुड एसेस द पेशेंट इन बॉडी मूवमेंट एंड इंश्योरेंस इंश्योरेंस दैट ही या शी डज नॉट मूव्स बाई ऑन। मतलब कह रहा है कि द नर्स वुड असेस द पेशेंट बॉडी मूवमेंट, जो नर्स होती है पेशेंट के बॉडी मूवमेंट को असेस करेगा, जांचेगा और पेशेंट को ये भी एडवाइस करेगा कि वो ज़्यादा मूव ना करे, अपने से मूव ना करे। फिर अगला है फॉर इमोबलाइज द पेशेंट हेड वी विल यूज सैंड बैग। पेशेंट के हेड को इमोबलाइज करने के लिए, मतलब कि मूवमेंट को रोकने के लिए हम सैंड बैग का यूज़ करेंगे जिससे कि वो एक जगह फिक्स रहे। द नर्स सिक्योर द पेशेंट फ्रॉम एनी कॉम्प्लिकेशन बाई प्रोवाइडिंग कॉल वेल फैसिलिटी इज़ नियर द पेशेंट। मतलब कह रहा है कि जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो उसके बेड साइड पे एक वेल लगा देना चाहिए, घंटी लगा देना चाहिए, जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो उसको बजा करके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वहाँ पे बुला सके। द नर्स शुड एग्जाम द आई ऑन द फर्स्ट ऑपरेटिंग डेज स्पेशली इन द डिफ़िकल्ट केसेस द रिक्वायर फास्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शंस। मतलब कह रहा है कि जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो उसके सर्जरी के समय उसी दिन क्या करें, पेशेंट के जो आँख होता है उसको एग्जामिन करें, देखते रहे कि उसके अंदर से कोई किसी तरीके का फ्लूइड या कुछ भी ड्रेन आउट तो नहीं हो रहा है। The nurse should advise the patient about the symptoms of the discomfort, vision loss and discharge। नर्स जो होते हैं पेशेंट को ये भी एडवाइस करेगा कि अगर उसको किसी भी तरीके का सिम्टम्स देखने को मिलती है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर विजन लॉस हो रहा है, विजन अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है या फिर उसको डिस्चार्ज करना होता है, तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। थैंक यू क्लास।